स्टूडेंट्स, हमारी जो पोएम थी एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के नेक्स्ट स्टेंजा की स्टडी करते हैं। ऑन सम फॉन्ड बेड द पार्टिंग सोल रिलाइज, सम पाइस ड्रॉप द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, इवन इन आवर एसेज लिव देयर वांटेड फायर्स। ऑन सम फॉन्ड ब्रिस्ट, अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि पार्टिंग रिलाइज, जो आत्मा जाती है, मतलब पार्टिंग मतलब जो आत्मा जा चुकी है, मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, रिलाइज ये महसूस करती है, वो भी ये चाहती है कि सम फॉन्ड ब्रिस्ट, कि उसके की कुछ साथी बने, उसके भी कुछ शौकीन साथी बने, उसके भी कुछ साथी हों। कि यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि जो पार्टिंग सोल है, जो मरी हुई जो आत्मा है, जो मरे हुए जो लोग हैं, वो भी चाहते हैं उनके कुछ साथी बने। सम पाइस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, जो मरते टाइम वो इस तरह के लोग हो, कुछ इतने पवित्र लोग हो कि जब वो मरे तो उनकी आँखों को बंद भी वो करें। इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर, और जो उनका मकबरा है उससे नेचर क्राइज, उससे ऐसा लगा कि प्रकृति भी को भी दुख हो रहा है जब उनकी डेथ हो रही है, तब नेचर क्राइज कर रही है, मतलब नेचर भी अपना दुख रिप्रेजेंट कर रही है उनकी डेथ पर। एबिन इन आवर एसेज देयर क्वान्टिफाई, और जो उनके मरने के बाद में जो उनकी जो बॉडी है उसका जो धूल और मिट्टी बन जाती है, धूल एक तरह से राख बनना, एसेज मतलब राख बनना, तो वो राख भी उसमें भी वांटेड फायर्स, उसमें भी एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम, उसकी पैसन है, उस जो आग का भी एक पैसन है, वो भी एक आग चाहती है, मतलब उसका ये है कि वो भी चाहता है कि मरने के बाद में उसको याद किया जाए, वो आत्मा है जो मरे लोगों की, वो भी चाहती है कि मरने के बाद में उसको याद किया जाए। और उसको याद कैसे किया जाए, उसकी भी इच्छा है कि उसको मरने के बाद में उसकी शिलालेख बनाया जाए, उन शिलालेख या उसके टॉम पे कुछ यूनिक सी चीज़ लिखी जाए, तो उन सभी चीज़ों को वो समझे, और उनको वो चाहता है कि उसके थ्रू लोग उसको समझे कि उसने क्या काम किया है। For thee who mindful the unhonored dead, though in these lines their artless tale relate, if chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि अब फोर दी, अब वो खुद की बात कर रहा है। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि यहाँ पर जो लोग दफन हैं वो अनऑनर्ड डेड हैं, जिनको मरने पर किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिला। दस इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, और कुछ आर्टलेस टेल, कुछ अनसुनी या अनबिना कही हुई चीज़ें जो यहाँ पर दफना दी गई है, और उनकी आर्टलेस जो आर्टलेस टेल, जो साधारण कहानियाँ हैं, वो उनकी मृत्यु, उनकी डेथ के बारे में बताती हैं। तो यहाँ पर देखो, आर्टलेस टेल का मतलब है साधारण कहानियाँ, रिलेट संबंधित होती है, किसकी संबंधित है, अनहॉनर्ड डैड, जो किसान थे, पूर्वज जिनके मरे थे, उनकी बात यहाँ पर पोइट कर रहा है। इफ़ चांस, यदि कोई चांस से, बाय लॉनली कंटेम्पलेशन लेड, यदि उन पे उनके बारे में कोई गहन चिंतन करे, कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन करना, कोई गंभीर चिंतन करे, सम किंडर्ड स्पिरिट, और कोई दयालु आत्मा सेल इंक्वायर थाइपेट, उनके भविष्य को जानने की, उन्होंने क्या काम किया उनको जानने की, उनकी अच्छाई बुराई सबको जानने की कोशिश करे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति उनकी कब्रों को देखकर उनके लिए सहानुभूति दायर करते हुए उनके बारे में इंक्वायरी करे, उनका पता लगाए कि किस तरह से वो जीते थे, किस तरह से उनकी ख्वाहिशें थी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में वो पता लगाए। तो यहाँ पर ये वर्ड था कंटेम्पलेशन, ठीक है, इसका मतलब है चिंतन करना, मनन करना, मेडिटेशन करना। हैप्पीली सम हॉरी हेडेड स्वेन में से ऑफन हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन। अब यहाँ पर जो ये स्टेंजा में पोइट है, उनकी बात करते हुए, उन फार्मरों की बात करते हुए अपनी बात भी करता है कि मेरे मरने के बाद में जब मेरी नॉर्मल कब्र यहाँ पर बनाई जाएगी, तो मुझे भी एक इच्छा है कि कोई व्यक्ति मेरे लिए इंक्वायरी करे कि इस कब्र के नीचे कैसा व्यक्ति है और उसका क्या भाग्य रहा। तो यहाँ पर पोइट यही बात कहने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर पोइट बोलता है कि उसको मरने के बाद में उसकी बात को कैसे कहा जाएगा, कि उसके बारे में पता कैसे लगाया जाएगा। हैप्पीली
हैप्पीली सम हॉरी हेडेड स्वैन में से हो सकता है, हैप्पीली मतलब हो सकता, बाई चांस परहैप्स हॉरी हेडेड ग्रे हेयर वाले, हॉरी हेडेड मतलब ग्रे हेयर वाले, स्वैन का मतलब है किसान में से, हो सकता है कुछ भूरे बालों वाला स्वैन किसान ही बोले। ऑफन हैव बी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन, हमें सूर्योदय की तरफ पीप मतलब झांकते हुए ज़्यादातर उसको देखा है। ब्रशिंग विथ हैसी स्टेप्स द ड्यूज अवे टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड डाउन, और कभी कभी हमें सुबह जल्दी जल्दी पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए जहाँ पर सूर्य दिखाई देता है उस जगह पर वो जल्दी जल्दी ओस को हटाते, ड्यूज अवे मतलब ओस को अपने पैरों से हटाते हुए भी वहाँ जाता है। देयर एट द फुट ऑफ योंडर नोडिंग बीच दैट wreathed its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would he stretch and poured upon the break that babbles by। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि देयर हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि देयर एट द फुट ऑफ, उसको और उसकी नोडिंग मतलब उसको हिलाते हैं, योंडरिंग मतलब इशारा करता कि कभी कभी बीज एक तरह का पेड़ है यहाँ पर, तो बीज एक तरह का पेड़ है तो उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के जो इशारा, उस पेड़ को की तरफ इशारा करता है वो स्वयं जो फार्मर कह रहा है, नोडिंग अपनी गर्दन को हिला रहा है और इशारा कर रहा है उस पेड़ के बीच, यहाँ पर बीच ट्री हो गया, इस फुट मतलब उस बीच ट्री के पैरों के नीचे वो अपना क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। दैट रेथेडर्स वोल्टा शीट रूट्स वाही, और वो अपनी खुद की पुरानी विचारों में ही जो पेड़ भी बढ़ गया है उसी तरह से वो जो कवि था उसकी भी फैंटासीज यहाँ पर बनी बताई हैं। हिज लिस्ट लेज लेंथ एट नून टाइड बुड हिस्टर, कभी कभी वो दोपहर के समय में जो टाइड को देखता है। एंड पोर अपॉन द ब्रोक द वेल, और कभी कभी झरने के पास में बैठकर बैबल्स, जो झरने में छोटा झरने में जो ब्रोक मतलब झरना, बैबल्स जो उनकी आवाज़ सुनाई देती है उसको भी वो देखता है। कभी कभी वो यहाँ पर कहने का मतलब है पोइट कि वो बेवजह इधर उधर इस में घूमता रहता है और अपनी बात को रिप्रेजेंट करने की वहाँ पर कोशिश करता है। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि कभी वो वृक्ष की शाखाओं के नीचे लेटा रहता है, कभी अपनी खुद की ओल्ड फैंटासीज में रहता है, कभी कभी वो जो बीच एक वृक्ष है उसके पास में जो नाला बहता रहे उसको देखने कर खुश होता रहता है। तो इस तरह से पोइट बोल रहा है कि वो अपनी दुनिया में ही घूमता रहता है और अपने लिए ही वो काम करता रहता है, अपने लिए घूमता रहता है। कभी स्ट्रेटेज अपने हाथ पैर फैला के दोपहरी में उस पेड़ के नीचे पड़ा रहता है, कभी कभी उस झरने को भी देखता है और कभी कभी उस पेड़ की रूट्स के नीचे खड़ा हो जाता है, अपनी वृक्ष की शाखाओं के नीचे बिल्कुल दूर तक अपना शरीर फैलाकर अपने आप को देखता रहता है। Hard by yon wood, now smiling as in scorn, muttering his wayward fancies, he would rob, now dropping, woeful man, like one forlorn, और crashed with care और crossed in hopeless love। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है हार्ड बाई यॉन वर्ड, कभी कभी वह हार्ड बाई मतलब समीपी, हार्ड बाई का मतलब है निकट में, जो नियर में ही, यौन मत का मतलब होता है पास में जो जगह पाई जाते हैं, पास में कभी कभी जंगलों के बीच में। नाउ स्माइलिंग एज इन, कभी कभी उन जंगलों के बीच में भी वह अन तरीके अपने वर्ल्ड के बारे में कुछ भी सोचता हुआ, लोगों के प्रति कुछ भी सोचता हुआ वो वहाँ पर घूमता रहता है, इसको एक अजीब तरह की भावना के साथ में। मटरिंग हिज बेबाप, अपनी ही धुन में घूमता हुआ कुछ बड़बड़ाता रहता है। ही वुड रॉब, जब वो घूमता है इधर उधर टहलता है, रॉब मतलब टहलना, मटरिंग मतलब बड़बड़ाता है, बेवाड़ फैक्ट्री मतलब खुद की उल्टी सीधी कल्पनाओं में। नाउ ड्रॉपिंग, अब ड्रॉपिंग का मतलब है यहाँ पर डूबना, मतलब कि अपना सिर लटकाते हुए भी देखा जा सकता है। वोबल मैन, उसको कभी परेशान हुए व्यक्ति के तौर पर भी देखा जा सकता है, कभी उसे अकेले के तौर पर भी देखा, कभी उसको लगता है कि उसको कितनी सारी क्रेज विद की चिंताओं से भरा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसे प्रेम में कोई भी, वो अपने प्रेम में सक्सीड नहीं हो पाया, उसका प्रेम जो हॉपलेस लव है। वन मॉर्निंग आई मिस्ड हिम, एक शाम मैंने भी उसको मिस किया। एंड द कस्टमर, उस पहाड़ी पर जिस पर वो जाता था, अलोंग द हीथ एंड नियरेस्ट फेवरेट ट्रीज,
another came, nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. One morning, अब यहाँ पर जो फार्मर है, जो स्वयं जो उसके बारे में बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि एक मॉर्निंग तो मैंने भी उसको मिस किया, कि उस पहाड़ी के ऊपर मिस किया, और हीथ उस ढेर के पास में भी मैंने उसको मिस किया जहाँ पर वो पाया जाता है। हीथ का मतलब यहाँ पर एक तरह से किसी चीज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि जैसे ये झाड़ियों के आसपास जो भूमि रहती है उसके पास में जो खाली जगह रहती है, जैसे ये झाड़ी है, ठीक है, ये झाड़ी है, तो इसके पास में जो खाली भूमि है ये यहाँ पर हीथ वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि उस तरह से था, और कभी उसके फेवरेट पेड़ के पास में भी देखा। अब ये पहला दिन आ गया, अब दूसरा दिन भी आता है, तब भी वो उसको देखता है और उसको यकीन देखता रहता है कि कहाँ था। दूसरा दिन भी आ जाता है, लेकिन उसको पोइट यहाँ पर नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट डे भी आ जाता है, लेकिन ना तो वो लॉन के ऊपर था, ना ही वो उस जंगल में उस पेड़ के पास भी कहीं भी नहीं मिला। द नेक्स्ट विथ दस ड्यू इनसाइड अ रे स्लो थ्रू द चर्च वे path we saw him born approach and read the lay grabbed on the stone beneath you is tomb. अब यहाँ पर पोइट बोल रहा है, जो फार्मर था वो पोइट के लिए बोल रहा है कि द नेक्स्ट विद अगले दिन मुझे डज मतलब होता है चर्च का किसी के मरने पर गाया जाने वाला गीत सुनाई देता है। ड्यू इनसाइड दुख में सुनाई देता है। स्लो थ्रू द चर्च वे पाथ, और चर्च के रास्तों की तरफ से वी साहिब, और हम देखते हैं कि उसको दफना दिया गया है। कि जो अंत्येष्टि का जो जुलूस था उसमें जो उसके लिए दुख भरा गीत गाया जा रहा है। सैड एरे मतलब जुलूस होना, सैड एरे मतलब जुलूस, लेकिन सैड मतलब दुख में भरा हुआ जुलूस था। वो जुलूस धीरे धीरे उसे दफनाने के लिए ले जा रहा है और चर्च के रास्ते होते हुए ले जा रहा है। तब मैं वहाँ अप्रोच एंड रीड द ले, जब मैं वहाँ जहाँ पर उसके लिए एपिथाफ, उसके लिए जो लेख लिखा था उसको बताता हूँ मैं कि, और बताता हूँ कि तुम इसे पढ़ो। ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यू ए स्टोन, यू एक थॉर्न मतलब एक कांटा उगा हुआ, जो लंबे समय से एक कांटा होगा, तो उस पत्थर के नीचे वो दफना हुआ है। उस जो कवि है वो यहाँ पर दफना हुआ है। अब यहाँ पर पोइट बोलता है, अभी लास्ट में उसका एपिथैफ है। एपिथैफ में पोइट बोलता है कि हियर रेस्ट हिज, एपिताफ होता है जैसे कोई भी एक तरह से लास्ट वर्ड जो होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी के भी जैसे कोई मर जाता है तो उस की जो कब्र पे जो चीज़ लिखी जाती है उसको एपिताफ बोलते हैं, एपिताफ बोलते हैं, ठीक है। तो हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लेफ्ट अपर, यहाँ पर वह सिर है, उसकी एपिताफ क्या लिखा होगा कि यहाँ पर वह सिर लेटा हुआ है इस पृथ्वी की गोद में, ये यूथ टू फॉर्चून एंड फेम एंड जिसके जिस व्यक्ति के लिए भाग्य भी और प्रसिद्धि दोनों ही अनजान बने रहे, कि उसे अपनी लाइफ में कभी भी कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। फियर साइंस फाउंड नॉट ऑन हिम्स हम्बल बर्थ, और जो सामान्य जो ज्ञान था वो भी उसका जो नॉर्मल जन्म हुआ था उस पर भी खुद से नहीं होता। तो यहाँ पर पोइट बोलता है कि सब चीज़ें उसकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें थी, उसका फेथ था उसको भी नहीं मिला। इसके अलावा वो जो स्थान पर उसका मिट्टी में जो सर गढ़ा हुआ है वो भी अर्थ के साथ में रहकर वो खुश है। यहाँ पर पोइट बोलता है कि जो सामान्य ज्ञान था उसको भी फ्राउंड नॉट मतलब नाराज नहीं था जब उसने जन्म लिया था, मतलब साइंस को भी उससे कोई दिक्कत नहीं थी। एंड मेलनकली मार्क हिम फॉर ऑन, और जो दुख था कभी हमेशा क्या है यहाँ पर मार्क हिम फॉर ऑन का मतलब है उस पर जो दुख था वो हमेशा के लिए अंकित था, कभी की खुद की थी कि वो दुख में ही रहना चाहता था। लार्ज वाज हिज बाउंटी, उसके पास बहुत पैसा था और वो उसे खूब दान था, बाउंटी मतलब दान देना। एंड हिज सोल सिंसियर, उसकी जो आत्मा थी गंभीर थी, सीधी थी। एंड हेवन डिड ए रिकम्पेंस एज लार्जली सेंड, और जो स्वर्ग था जिसने उसको एक रिकम्पेंस एक इनाम दिया था, ही गिव टू मैजरी, कि जितनी भी चीज़ें, जितने दुख गरीबों के प्रति उसकी सहानुभूति होना या उनके लिए रुपए देना, उनका केयर करना, तो जितनी भी चीज़ें उसके पास थी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो सभी लोगों के साथ में शेयर करता था। उससे सबसे ज़्यादा खुश जिसके लिए वो ईश्वर को धन्यवाद देता था कि उससे एक मतलब स्वर्ग से एक बहुत ही सुंदर फ्रेंड मिला। यहाँ पर वो रिचर्ड वेट की बात करता है जिसको ये पोएम डिनोट की गई, डेडिकेट की गई है, ठीक है।
नो फादर सीक हिज मेरिट टू डिस्कवर। अब उसकी जो अच्छाई है, बुराई हैं, जो गुण हैं, उनको जानने की क्या ज़रूरत है। और ड्रॉ हिज फैटलीज फ्रॉम देयर रेड अवॉर्ड। अब सभी चीज़ें, जो चीज़ें उसके लिए थी, वो सभी चीज़ें तो अब छुप चुकी हैं। उसकी जो चीज़ें थी, जो ईश्वर के वक्षस्थल में उसकी जो चीज़ें, कमजोरी, अच्छाई थी, सभी छिप चुकी हैं। रेड अवॉर्ड मतलब जो ईश्वर का जो छाती है उसमें छुप चुकी हैं। फ्रेटिलिटी का मतलब होता है जो कमजोरियाँ, यहाँ पर बोला अब तो उसकी मतलब गुणों की ज़रूरत नहीं है खोलने की, ना ही उसकी कमजोरियों की, क्योंकि वो सभी चीज़ें तो ईश्वर की छाती में छप चुकी हैं। देयर लाइक इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज। वो सभी चीज़ें तो एक समान थी। वो ट्रेम्बलिंग होप मतलब गुणों की आशा करना और उसकी कमजोरियों से डरना, ये सभी चीज़ें उसके लिए एक समान थी। और ये चीज़ें उसकी डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। द बॉसम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड। अब वो सिर्फ वो ईश्वर में ही लीन हो गए हैं और अब उसे ईश्वर की जो गोद है, जो फादर की गोद प्राप्त हो गई है। तो ये आपकी पूरी पोएम थी। थैंक यू वेरी मच।